नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी की यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। स्टार्ट करते हैं दोस्तों जीके जीएस का एकदम टॉपिक वेज जो हमारा क्लास चल रहा है। आज हमारे क्लास का 31वां भाग है। मतलब इसके पहले हमने 30 टोटल आपको क्लासेस अवेलेबल करा दिए हैं और एकदम परीक्षा पैटर्न से चल रहा है। अगर आप इसे मिस कर रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। किसको? सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और बहुत सारी चीज़ों को मैं दोस्तों मैं आपको याद भी कराता हूँ साथ साथ में। तो आप जरूर से पूरे सेशन को देखिएगा। सीबीटी 1 को अभी हम लोग टारगेट कर रहे हैं, फिर सीबीटी 2 को भी। ये क्लास डेली आपको रात के 8:30 बजे मिलता है। तो आप लोग बस एक वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों जो लोग भी चैनल पर हैं वो जब सब्सक्राइब करते हैं तो बेल बटन को ऑल पे क्लिक नहीं करते हैं, तो बेल बटन को ऑल पे क्लिक कर लेंगे तो अभी आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे मिल जाता है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और दोस्तों हमारे जो एप्लीकेशन का सबसे ऊपर आप देखेंगे प्रोफाइल पे हमारे चैनल पे, तो वहां पे भी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। ठीक है। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7307 648 748। आप इस पे रेलवे एग्जामिनेशन लेके भेजेंगे तभी आपको लिंक वगैरह मिल जाएंगे। और दोस्तों प्रीवियस ईयर पीडीएफ भी आपको अवेलेबल कराया जा चुका है। आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं और हमारा प्रीवियस ईयर सेक्शन जो है ऐप में, इसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप जाके यहाँ से देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। 15 से 20 मिनट में आपको मस्त रिवीजन कराऊंगा। इसके पहले क्लासेस आपने देखा होंगे तो जरूर देखेंगे और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे, तो एक भी प्रश्न को छोड़िएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपातकालीन उपबंध हमारे संविधान के में जो लिया गया है वो किस देश से लिया गया है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए 10 दोस्तों देश हैं अलग अलग जिनसे हमारे देश में दोस्तों चीजें ली गई हैं। ठीक है, कितने हैं? टोटल 10 देश हैं। ठीक है। अब यहां से पूछ रहा है ये इमरजेंसी, मतलब बात की जा रही है आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356 और आर्टिकल नंबर 360 की बात की जा रही है। तो दोस्तों ये इमरजेंसी का जो प्रावधान है ये किस देश से लिया गया है? तो आपको याद होना चाहिए ये दोस्तों लिया गया है जर्मनी से। इस क्वेश्चन में आपका ए आंसर से हो जाएगा। तो आप जब भी प्रश्न आएगा कि आपात उपबंध जो है दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप तुरंत याद रखेंगे कि ये जर्मनी के संविधान से लिया गया। इसी तरह दोस्तों एक आर्टिकल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 368। ये किस देश के संविधान से लिया गया है? प्रश्न बहुत बार आता है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 368 जो है दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताता है, जो कि दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इसी तरह सारे प्रश्नों का हम लोग रिवीजन करते चलेंगे, तो मिस मत किया करें कभी भी दोस्तों क्लास को। मैं आपका एक क्लास ले रहा हूं लेकिन मन से बहुत मेहनत से मैं पीपीटी बनाता हूं, फिर आपके लिए लाता हूं। अब अलग अलग देशों से क्या क्या लिया गया, जैसे हमारा आयरलैंड के संविधान से। तो आपने देखा होगा हमारे नीति निदेशक तत्व दोस्तों ये आता है दोस्तों, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरिश जो संविधान है वहां से। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, रीति है, आर्टिकल नंबर 54 की बात कर रहा है, 52 में राष्ट्रपति है, वो भी दोस्तों यहीं से लिया गया है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन जो होता है वो भी आपका आयरिश संविधान से ही है। अब दोस्तों हम लोग बात करें जो कानून स्थापित करने की प्रक्रिया है वो हम लोग कहां से लिए हैं? विधि द्वारा सत्यापित प्रक्रिया दोस्तों जो जापान के संविधान से हम लोग लिए हैं। अगर हम बात करें फ्रांसीसी संविधान, तो देखिए जीएसटी सबसे पहले लागू कहां हुआ था? फ्रांस में हुआ था। तो जीएसटी का प्रावधान हमको यहीं से मिला है और गणतंत्र का प्रावधान भी हमको फ्रांसीसी संविधान से ही मिला है। और जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो असम था यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों हम लोग क्या मिला है? तो कॉन्करेंट लिस्ट। राज्य सूची होती है, केंद्र सूची होती है, फिर होता है आपका कॉन्करेंट लिस्ट। तो देखिए यहाँ पे समवर्ती सूची दोस्तों कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और केंद्र राज्य का संबंध दोस्तों किससे लिया गया है? वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो हम लोग रिवीजन करेंगे और इतना करेंगे कि आपको याद होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? चलिए एक हिंट देते हैं दोस्तों। यहाँ के जो तत्कालिक कह लीजिए मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? हाँ, असम के मुख्यमंत्री कौन है भाई? किसको किसको पता है? सभी लोगों को मैं मुख्यमंत्री सीएम सब याद करा चुका हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। पहले ये कांग्रेस में थे फिर बीजेपी में आए। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे, देखिए असम इज द राइट आंसर। ठीक है, असम। हेमंता बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। कामाख्या मंदिर जो कि असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर शक्ति की देवी सती का दोस्तों मंदिर है, जो पहाड़ी नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, तो ये जो शक्ति की देवी है सती, प्राचीन काल से सतयुगीन तीर्थ कामाख्या मंदिर जो वर्तमान में है तंत्र सिद्धि सर्वोच्च स्थल माना जाता है। प्रत्येक वर्ष कामाख्या मंदिर में एक मेले का आयोजन किया जाता है जो आता है कि अंबुबाची मेला किस राज्य में फेमस है? तो अंबुबाची मेला भी दोस्तों आपका असम राज्य में ही फेमस हो जाएगा। ठीक है, हेमंता बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा तो मणिपुर के कौन है? तो देखिए एम के बाद आपका क्या आता है? एन ना, तो एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह दोस्तों हो जाएंगे आपके मणिपुर। सिक्किम के दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो सिक्किम के हो जाएंगे आपके प्रेम सिंह तमांग ना, पीएसटी हो जाएंगे। और दोस्तों मेघालय भी है दोस्तों, तो आपको याद रखना है लाल दुहोमा। ठीक है, लाल दुहोमा जो कहाँ के हो जाएंगे?
तो ये मेघालय के हो जाएंगे। और हाँ, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मेघालय के नहीं होंगे, लाल दुहोमा जो होंगे वो मिजोरम के होंगे, ठीक है। लाल दुहोमा जो होंगे ये आपके मिजोरम के हो जाएंगे, और कर्नाटक संगमा आपके मेघालय के हो जाएंगे, ठीक है। मणिपुर जो हमारे ऑप्शन में है, इसके लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है तत्कालिक गवर्नर भी हैं। और ये मंदिर आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं यही है आपका कामाख्या मंदिर। चलिए, चीन और भारत की सीमा का नाम दोस्तों क्या है? तो हमारे भारत के साथ जो सीमाएं लगती है, बांग्लादेश का लगता है, चाइना का लगता है, आपका श्रीलंका का लगता, श्रीलंका तो तटीय हो गया, आपका म्यांमार का लगता है, आपका चाइना, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। मैंने आपको सातों बता रखा है, उसमें से 3 का नाम आपसे पूछता है, जिसमें से आपको यहाँ पे दिख रहा है 3 नाम है, ठीक है। और उनके डिस्टेंस भी आपसे पूछता है। तो मैं एक बार आपको फिर से रिवीजन करा देता हूँ। देखिए, चीन के साथ जो हमारी सीमा रेखा की लंबाई है वो है 3488 किलोमीटर की, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेपाल। तो नेपाल के साथ दोस्तों जो हमारी सीमा रेखा है, इसकी लंबाई कितनी है? तो ये है आपकी 1751 किलोमीटर की। उसके बाद देखिए आपका पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 3323 किलोमीटर की। अगर आपसे पूछा जाएगा म्यांमार, ठीक है, म्यांमार दोस्तों इसके साथ हमारी सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 1643 किलोमीटर की। इसके बाद देखिए आपका भूटान है, तो भूटान के साथ हमारी सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये है आपका 699 किलोमीटर की, 325। बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ दोस्तों हमारी सबसे बड़ी सीमा रेखा है 4096 किलोमीटर की, 6 हो गया। और 7वां हो गया आपका अफगानिस्तान, जो सबसे छोटी सीमा रेखा है 106 किलोमीटर की। तो 7 हमारे 1 2 3 4 5 6 और 7 हमारे पड़ोसी देश हैं, इनके सीमा रेखा की लंबाई आपको याद रखना है। अब नाम भी याद रख लीजिए। चलिए भाई, सही आंसर की बात करें तो इसे देखिए हम लोग मैकमोहन रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो भारतीय सीमा से जुड़ी कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कुल लंबाई जो भी मैंने आपको जोड़ के बताया है, ये सब 15,200 जोड़ के देखिए, इसको आप लोग मैथमेटिक्स करिए, कैलकुलेट कीजिए, 15,200 कुल इसकी लंबाई है। और जो जलीय सीमा है वो 7516.6, कहीं कहीं इसको आपको 7517 देखने को मिलता है। इसीलिए तो जो जलीय सीमा है अंडमान निकोबार को मिला के, हटा देंगे अंडमान निकोबार को तो 6100 ही बचेगा बस आपका। भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों हो जाएगा आपका रेडक्लिफ रेखा। इसका नाम वास्तुकार सिरिल रेडक्लिफ के नाम पे रखा गया है। भारत और चाइना के बीच में दोस्तों कौन सी रेखा है? तो ये हो जाएगी मैकमोहन रेखा। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में दोस्तों कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी डूरंड रेखा, ठीक है। ये रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आए हुए हैं बहुत बार। किसने 10वीं बार 2024 लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट जीता है? अब सोचिए 10वीं बार, कौन ऐसा बंदा है जो 10-10 बार ये कारनामा कर रहा है? आपने एक ऑटोबायोग्राफी का नाम सुना होगा, अगर सुना होगा, पढ़ा होगा तो आप बता देंगे, और इसका नाम है माइंड मास्टर। कोई बता सकता है इन सभी ऑप्शनों में से माइंड मास्टर किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये दोस्तों है विश्वनाथन आनंद की, और इस क्वेश्चन का सही आंसर भी यही हो जाएगा, ठीक है। तो 10वीं बार ये जीत रहे हैं, 96, 99, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 11, 16 और 14। तो ये लियोन मास्टर शतरंज पुरस्कार जीतने वाले 10वीं बार जीतने वाले विजेता हैं। और इनकी आत्मकथा जो है मास्टरमाइंड है, जिसे ये अपने सह लेखन खेल पत्रकार सुजैन निनान के साथ इन्होंने लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छे से आप इनको पहचानते हैं, ठीक है। तो विश्वनाथन आनंद, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 2024 का, याद रख लीजिएगा। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ये अच्छी बात नहीं है ना। कम से कम 1 लाइक तो बनता है कि नहीं? इधर उधर सब जगह लाइक करते हो, इस पर क्यों नहीं करते हो? तो लाइक करो और शेयर करो। कम से कम 2-4 बच्चों को अगर सब लोग शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे पढ़ने के लिए। अगर मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ तो इसका प्रॉफिट आप सभी अपने दोस्तों, बाकी सारे लोगों को भी बताइए, मैं बस यही चाहता हूँ, ठीक है। चलिए, 1932 का पूना पैक्ट समझौता भारत और किस नेता के बीच में हुआ था? तो देखिए 2 क्वेश्चन बन गया, 3 क्वेश्चन बन गया। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो आप बता देंगे भैया ये 1932 में। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 31 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय में 32, तृतीय जो था वो 32 था, ठीक है। तो 30 वाले में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, 31 में लिया था।
और तीनों में किसने लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और इस प्रश्न का आंसर भी वही है, वही बना रहा था मैं। तो देखिए भीमराव अंबेडकर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। और पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता जो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था महात्मा गांधी के मध्य पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में। किस जेल में, कभी कभी पूछा है, तो यरवदा सेंट्रल जेल में दोस्तों ये आपका हुआ है 24 सितंबर 1932 को। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनियम में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। इस समझौते से दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया तथा दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई और केंद्रीय विधायिका के कुल 18% कर दी गई। ठीक है, 18% तक उसे कर दिया गया था। तो 3-4 चीजें थी, आप याद रखिएगा। पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932। किसके किसके बीच में हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी। कहां हुआ था? पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। सूर्य में नाभिकीय ईंधन। देखिए सूर्य में लगातार लड़ाई होता है किसके किसके बीच में? हाइड्रोजन से हाइड्रोजन में लड़ाई होता है और उत्पत्ति होती है हीलियम की। इसके बीच में जो ऊर्जा निकलता है, ठीक है, यही है मेन सोर्स सूर्य के धधकने का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मात्रा क्या है? हाइड्रोजन का है। तो इस क्वेश्चन देखिए सी आंसर से हो जाएगा। नाभिकीय ईंधन जो है सूर्य में हाइड्रोजन ही है यहाँ पे सबसे ज्यादा, लगभग 70% के आसपास दोस्तों। ठीक है, और 28% के आसपास आपका हीलियम है। कार्बन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 1.5% है। नियॉन, लोहा, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और सल्फर 0.5% है सूर्य के अंदर। ठीक है, कभी कभी आता है किरीट का टेम्परेचर, जो सूर्य का एकदम आउटर लेयर है, इसका टेम्परेचर आता है, तो ये हो जाएगा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी में देखिए एक ब्लैक स्पॉट है, सूर्य के काले धब्बों का दोस्तों टेम्परेचर पूछा है, तो ये है आपका 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी याद रखिएगा। बहुत गर्मी लग रही है, लाइट तो आया नहीं, चलिए ठीक है, याद रखिएगा। आप लोगों के लिए जो मैंने एक कोर्स बनाया है बहुत ही बेहतरीन, अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। जीके एंड करंट अफेयर्स अपकमिंग जो एग्जामिनेशन है आपका एनटीपीसी, मतलब हमारा 40 नंबर प्लस सीबीटी 2 50 नंबर, ये दोनों को कवर कर रहा है ये कोर्स। आप इसमें प्रीवियस ईयर के सारे जो कि क्लासेस अपलोड किए जा चुके हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस के सारे क्वेश्चन विथ सारी चीजें अपलोड की जा चुकी हैं। अब आपका टॉपिक वाइज स्टार्ट हो चुका है जीके और करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज प्लस मंथली करंट अफेयर्स, तो ये पूरा आपको कवर करा के देगा। जीके जितने लोगों ने नहीं लिया है ले लीजिएगा। आपको क्लासेस की पीडीएफ साथ एक्स्ट्रा नोट्स का भी सेक्शन आपको दिखेगा उसी में, तो अब जितने भी महत्वपूर्ण नोट्स जिसे आप बार बार रिवीजन कर सकें वो मैं डालता रहूंगा। साथ ही इसमें 50+ आपका टेस्ट सीरीज भी मिलता है। तो ये तीनों चीजें आपको मिलेंगी और ये आपका नवंबर तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं लगातार बना रहा हूँ, अक्टूबर इधर मतलब आपका 50 दिन के अंदर मैं पूरा खत्म कर दूंगा इसमें सारा, बस उसके बाद आपका रिवीजन कराऊंगा। इसमें टेस्ट सीरीज है ही, बस आपको रिवीजन, यहाँ पे क्लास वहाँ पे क्लास, बस रिवीजन ही होगा। तो जितने लोगों ने नहीं लिया है वो पेड कोर्स में जाके इसे जरूर से ले लीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी आ चुकी है, लेके प्रैक्टिस चालू कीजिए, टेस्ट लेते रहिए। तो कंप्लीट आज की एनटीपीसी 2024 का फुल लेंथ टेस्ट आ चुका है, आप इसे ले सकते हैं। अगर आप फुल लेंथ नहीं लेना चाहते हैं, आपको लगता है बस रीजनिंग का ही चाहिए, तो आप रीजनिंग का अलग से सेपरेट ले सकते हैं, जीके का अलग से ले सकते हैं और मैथ का भी अलग से ले सकते हैं। ये आपको टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में दिखेगा, आप यहाँ से इसे जरूर से ले लीजिएगा। ठीक है, लेके अभी से प्रैक्टिस चालू रखिए। वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधे के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है, इस रूप में संदर्भित किया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके की जो भूमि होती है उसमें जो कृषि होती है वही पूछ रहा है। तो आंध्र भूमि कृषि के नाम दोस्तों हम लोग इसे जानते हैं। ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा ना, आंध्र भूमि कृषि। देखिए वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधे के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है उसे हम लोग आंध्र भूमि कृषि कहते हैं। शुष्क भूमि कृषि सिंचाई किए बिना किसी कृषि के तकनीक में यह शुष्क भूमियों के लिए उपयोगी होती है जहां बहुत कम वर्षा होती है। इसी तरह सघन जो कि सघन कृषि है, जो कि उत्पादन की वह प्रणाली है जिसमें कम जमीनों पर अधिक परिश्रम, पूंजी, उर्वरक और कीटनाशक आदि डालकर अधिक उत्पादन लिया जाता है। इस प्रकार के भूमि में वर्षा कई फसलें उगाई जाती है, मतलब उसमें जल्दी जल्दी किया जाता है। ठीक है, तो यही सारी भूमि के प्रकार है, इससे भी प्रश्न आपके परीक्षा में आता है। भारत में सर्वाधिक शहरी क्षेत्र दोस्तों किस राज्य का है? तो एक हिंट दे देता हूं, देखते हैं कितने लोग गेस कर सकते हैं। यहाँ के तत्कालिक जो सीएम है वो है एकनाथ शिंदे, ये है यहाँ के तत्कालिक मुख्यमंत्री। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। ठीक है, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएंगे, कर्नाटक के सिद्धारमैया और पी विजयन हो जाएंगे आपके। देखिए मैं बार बार इसीलिए बताता हूँ कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, केरला के गवर्नर भी साथ साथ हम लोग रिवीजन करते चलेंगे। क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन में हमारा लेह लद्दाख कुछ है ही नहीं, कच्छ सही हो जाएगा, तो यहाँ देखिए कच्छ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी जो है वो लेह है, क्योंकि उस समय वो नहीं था,
अब देखिए जो है, क्योंकि बटा है, बस 2 ही डिस्ट्रिक्ट मिले हैं आपके लद्दाख को, जहां के तत्कालिक लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि लद्दाख जो है इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो इनका नाम हो जाएगा बीडी मिश्रा। ठीक है, याद रखेंगे बीडी मिश्रा। तो कच्छ हो जाएगा, जो कि गुजरात का है, भूपेंद्र पटेल सॉरी। यहाँ पे देखिए, प्राचीन कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय शैली से संबंध रखते थे। देखिए तानसेन जो थे वो ध्रुपद के थे, यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ग्वालियर मध्य प्रदेश था, इनका नाम बहुत बार पूछा है, राम तनु इनका नाम था। ठीक है, राम तनु, ये पिक्चर देख सकते हैं आप तानसेन का। भारत के प्रसिद्ध और महान संगीतकार थे, इन्होंने शास्त्रीय संगीत में विकास को महत्वपूर्ण योगदान दिया था। स्वामी हरिदास से ध्रुपद शैली का शिक्षा इन्होंने ग्रहण किया था। मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से ये एक थे। और मियाँ की तोड़ी, मियाँ का मल्हार आदि रोगों की रचना तानसेन द्वारा किया गया था। और दोस्तों अकबर ने तानसेन को मियाँ का शीर्षक दिया था, मियाँ भाई। ठीक है, याद रखिएगा। क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिट्स टू ग्रोथ, इसका प्रकाशन दोस्तों कब किया गया था, तो 1972 में दोस्तों ये किया गया था, सन 1972 में किया गया था। द लिमिट्स टू ग्रोथ, समृद्धि की सीमाएं, क्लब रोम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, फॉक्स बैगन फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित एक रिपोर्ट है, जिसमें पृथ्वी की सीमित संसाधनों, चर घातांकी दर से बढ़ती जनसंख्या और आर्थिक क्रियाओं को आपसी संबंधों के कंप्यूटर मॉडल द्वारा प्रोजेक्ट करके करने की कोशिश की गई। तो ये देखिए 1972 में है। आने वाले समय में इतनी तेजी से चीजें बढ़ रही हैं, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, बहुत सारी समस्याएं जो कि आएंगी, तो समृद्धि की सीमाएं, यही आपका था। गुरमीत ट्रॉफी दोस्तों किस खेल संबंधित है। मैं आपको ट्रॉफी वाले में बता चुका हूं, फिर से बताऊंगा। सही आंसर की बात करेंगे, देखिए हॉकी संबंधित है। एक कमेंट आप लोग करके बताइएगा, संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है इन सभी ऑप्शनों में से किससे है, जरूर बताइएगा। संतोष ट्रॉफी। ठीक है, आप लोगों के लिए बेस्ट ई बुक, और बहुत सारे लोगों ने ले लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो बहुत पीछे हैं, जो लोग देख रहे हैं ले लीजिएगा। जीके का मोस्ट रिकमेंडेड है 70 टॉपिक, ये टॉपिक वाइज है, तो आप रिवीजन करते रहिए, लेके ले लीजिए, पढ़ते रहिए। सभी एग्जाम में काम देगा कि जीके कभी बदलता ही नहीं, करंट अफेयर्स चेंज होता है। तो जीके दोस्तों ऑल इन वन है, और ये टॉपिक वाइज है, पूरा पढ़ डालिए, रिवीजन कर दे भाई, 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन करेंगे, ऑटोमेटिक दिमाग में जाएगा। प्लस यहाँ पे क्लास है 2500 प्रश्न दोस्तों आपका स्टैटिक जीके का है, साथ ही दोस्तों यहाँ पे 500 क्वेश्चन जो है मैथ के हैं। ठीक है, ये सोल्यूशन के साथ है, तो ये सारा सुपर गेस्ट क्वेश्चन है एनटीपीसी के लिए, आप लेके रिवीजन मारते रहिए। यहाँ पे मैथ के सोल्यूशन लगाते रहिए क्वेश्चन साथ, और यहाँ पे जीके रिवीजन करते रहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2500 है, आप उसे देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे ई बुक वाले सेक्शन में हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी का भी मिलेगा, जिसमें हिस्ट्री का ई बुक आपको फ्री में मिलता है, तो आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एजरा कप का संबंध दोस्तों किस खेल से है, एजरा। ठीक है, तो एजरा कप देखिए आपका हो जाएगा पोलो से संबंधित है। एजरा देखिए हो जाएगा पोलो से। कभी कभी प्रश्न आता है दोस्तों कि पोलो को जो खेल है, इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए 4 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि शतरंज 1, टेबल टेनिस 1 या 2, टेबल टेनिस देखिए वही है 1 या 2, बास्केटबॉल 5, वॉलीबॉल 6, वाटर पोलो 7, बेसबॉल 7, कबड्डी 7, जिम्नास्टिक 8, बेसबॉल 9, खो खो 9, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में 11 है, और रग्बी फुटबॉल जो है उसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। तो ये सारा मैंने आपको इसमें बता दिया है, पीडीएफ दे दूंगा, वहां से आप रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए ऐप पे मिल जाएगा। भारत के उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर की सीमा क्या रहा है। अब दक्षिणी छोर का मतलब ये ना कि इंदिरा पॉइंट की बात की जा रही है ना, आपका इंदिरा कॉल से लेकर कैप कैमोरियन तक बोला जा रहा है। ठीक है, यही होता है इसमें फिलहाल। सही देखा आंसर देखा जाए तो देखिए इसमें 1 से लेकर 4 तक सारी संख्याएं है ना। देखिए 1 2 3 4, 1 2, इधर से 1 से 3 बढ़ी है, तो ये याद करने के लिए बस बता रहा हूँ। सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 3214 किलोमीटर का टोटल है। एक रिवीजन इसमें भी देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल, उसकी आकृति, उसका कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है, अर्जेंटीना 8वें स्थान पे आपको पता है, और कितना प्रतिशत क्षेत्रफल घेरता है, तो 2.42% ये आपका घेरता है। अब देखिए डिस्टेंस आपका किबिथु से लेके सरक्रिक, ठीक है, जिसे हम लोग गाहिर माथा भी बोलते हैं, उसका डिस्टेंस कितना है, तो 2933 किलोमीटर का है। और इंदिरा कॉल से लेके कैप कैमोरियन तक जो कि 3214 किलोमीटर का डिस्टेंस है। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, कुल तटीय लंबाई 1516 किलोमीटर। इसमें अंडमान निकोबार निकालने पे ये 100 हो जाता है। अब देखिए उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है जो कि जम्मू कश्मीर में है, पश्चिमतम बिंदु गौर माता जिसे सरक्रिक भी कहते हैं गुजरात में है, पूर्वी बिंदु किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और दक्षिणतम बिंदु देखिए आपका इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है, अंडमान निकोबार। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आईपीसी की धारा 395 में दोस्तों किसका विवरण दिया गया। देखिए सभी धाराएं इंपॉर्टेंट है, चोरी डकैती छिनैती अपहरण
सही आंसर की बात करें तो डकैती से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए सारी धाराएं मैं आपको एक बार रिवीजन कराता हूं। जैसे 34 में सामान आशा है, 120 षड्यंत्र रचना है, 141 विधि विरुद्ध जमाव है, कानून के विरुद्ध जमाव, 191 मिथ्या साक्ष्य देना, 201 सबूत मिटाना, 300 हत्या करना, 302 हत्या का दंड है, 307 हत्या की कोशिश है, 309 आत्महत्या की कोशिश है, 310 ठगी करना, 312 गर्भपात, 315 हमला करना, 354 स्त्री लाज भंग, 62 अपहरण, 65 अपहरण, 376 और 378, देखिए 378 में चोरी है। ये है कुछ वर्ड जो है ना यूट्यूब पे बोल नहीं सकते, वो यूट्यूब कनेक्ट कर लेता है उसको, फिर उसे बैन करता है, तो इसलिए मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब इसे देख लीजिएगा एक बार। जुलाई 2024 में किसने नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? जुलाई की करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों, इनका नाम हो जाएगा डीक सुफ ना, नीदरलैंड करंट अफेयर्स क्योंकि अपडेटेड है तो प्रश्न बन सकता है, जो अपडेटेड होता है वही करंट अफेयर्स में आता है, जो कि डिक सुफ है और यूरोप का देश है, एम्स्टर्डम यहाँ की राजधानी है और यूरो इज द करेंसी ऑफ नीदरलैंड। खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाएं अंतिम उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने पर उसे हम लोग क्या कहते हैं? एकदम अंतिम उपभोक्ता जब खरीदता है बनने के बाद, उसे देखिए बोलते हैं उपभोग वस्तुएं। क्या बोलते हैं? उपभोग। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है ये। उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उपयोगिता का उपयोग किया जाए, यही होता है आपका, ठीक है। हमारी जिह्वा, हमारा जो जीव है, पर कौन सा अभिग्रही स्थित होता है? तो ये देखिए होता है संवेदी, रस संवेदी होता है। जो हमारे जीभ पर होता है वो रस संवेदी होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। जीभ मुख के तल पर एक पेशी होता है जो भोजन को चबाने और निगलने को आसान बनाती है। यह स्वाद का अनुभव करने का प्रमुख अंग माना जाता है। हमारी जिह्वा रस संवेदी, जो कि संवेदी रिसेप्टर पाए जाते हैं, जो कि स्वाद के प्रति संवेदनशील तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। यह कोशिकाएं भोजन में रसायनों के प्रति संवेदनशील होती हैं। जीभ के मूल 4 प्रकार से दुखी होते हैं संवेदनशीलता: नमकीन, खट्टा, कड़वा और आपका मीठा। सबसे अग्रभाग में दोस्तों क्या होता है? तीखा होता है ना। साइड साइड में देखिए आपको खट्टा का वो होता है। ये इसका अभी मैं इमेज में इसको बताऊंगा आपको, ठीक है। अफगानिस्तान और भारत की सीमा को अभी तो मैं क्वेश्चन बता ही चुका हूं, ठीक है। तो दोस्तों ये हो जाएगा डूरंड रेखा, जी हाँ डूरंड रेखा हो जाएगा। मैकमोहन रेखा दोस्तों हो जाएगा आपका चीन के साथ, और आपका जो कि ये श्रीलंका के साथ हो जाएगा। पाक डनोवर रेड क्लिफ जो हो जाएगा पाकिस्तान के साथ हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां होती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग वृक्काणु बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? वृक्काणु। मनुष्य एक स्तनधारी, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग जो है इनका जोड़ा वृक्क का होता है, जो रुधिर परिसंचरण में उत्सर्जित पदार्थों को हटाने के साथ ही रुधिर का लाभदायक तत्वों को बनाए रखने के लिए भली भांति अनुकूल होती है। प्रत्येक वृक्क लगभग 1,30,000 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जिन्हें हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। नेफ्रॉन को उत्सर्जन इकाई भी कहा जाता है। नेफ्रॉन रुधिर में रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रण भी करते हैं। कत्था बनाने वाले अनुसूचित जनजाति, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसे हम लोग देखिए क्या बोलते हैं? खैर, खैरवार बोलते हैं। कत्था कभी कभी खैर भी कहते हैं, तो आप इसे कनेक्ट करके याद रखिएगा। बोडो निवास करते हैं, बोडो जनजाति असम, जी हाँ असम इज द राइट आंसर। बोडो जनजाति कहाँ पे है? असम में हो जाएगा। पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरुवेट विभाजित होकर डैश में परिवर्तित हो जाते हैं। दोस्तों ये जो परिवर्तन होता है ये होता है किसमें? हाँ, लैक्टिक अम्ल और पाइरुवेटिक विभाजित होते हैं। देखिए पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरुवेट विभाजित होकर लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में परिवर्तन हो जाते हैं। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाएं ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तो ये पाइरुवेट का विखंडन एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में भी परिवर्तित कर देते हैं, जो कोशिकाओं को थका देता है। और दोस्तों ये लैक्टिक अम्ल दूध में भी पाया जाता है। वारली लोक चित्रकारी ये किस राज्य का लोक कला है एक रूप से? तो दोस्तों ये जो है आपका महाराष्ट्र से हो जाएगा। कहां से हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा, ठीक है। ये जो कला है वारली लोक चित्रकला सबसे प्राचीन कला है, जो कि इसकी जनजाति है महाराष्ट्र की वारली, उन्हीं के द्वारा इसे बनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाहरी ग्रह इनमें से कौन सा है? ठीक है, बाहरी ग्रह मैंने इसके बारे में बताया था। हमारे पास एक ऑप्शन दिख रहा है उपयुक्त सभी, लेकिन है क्या समझिए। देखिए समझिए इसको, ये है हमारा सूर्य, फिर है बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर है मंगल। इसके बाद आपका आता है एस्ट्रॉयड बेल्ट, जिसमें ढेर सारे उल्का पिंड होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक ग्रह, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक ग्रह। और इस एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाहर जितने भी ग्रह होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं बाहरी ग्रह।
बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, उधर बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो यहाँ पे बृहस्पति शनि अरुण वरुण चारे दिख रहे हैं, दैट्स वाई ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा सही आंसर। उपयुक्त सभी। तो आज की क्लास को यहीं पे करते हैं एंड। बताइए कैसा लगा, कितने प्रश्न आप लोग रिवीजन से कर रहे हैं, आ रहे हैं। देखिए अब टेस्ट सीरीज भी आ गया है, तो ऐप से आप टेस्ट सीरीज लीजिएगा। ई बुक्स में दोस्तों आप मैथ की इन 500 क्वेश्चन को जरूर लगा के जाइए परीक्षा से पहले पहले, सारा सोल्यूशन के साथ है। और जीके का ये टॉपिक वाइज है, इसको पूरा रिवीजन करते रहिए, सभी टॉपिक ऑल इन वन, सभी परीक्षा में काम देगा आपको ये। और स्टैटिक जीके के 2500 पत्र विथ कंप्लीट डिटेल, पूरी डिटेल के साथ है। साथ में आपको दोस्तों हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी का भी ई बुक मिलेगा, जिसमें हिस्ट्री का ई बुक आपको फ्री में मिल जाएगा, तो आप इसे लेके पढ़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, पेड कोर्स वाले में मैंने आपको पेड बता दिया है, क्लास पीडीएफ वाले में सब अलग अलग बना हुआ है, और ये वाले आप इससे जरूर जुड़ जाएं। हाँ, यहाँ पे देखिए क्लासेस एक्चुअली क्या है, प्रीवियस ईयर में कवर कर रहा था, तो अभी मैं इसे जो जीके टॉपिक वाइज है और स्टैटिक जीके टॉपिक वाइज मैं नहीं कवर कर पा रहा था, लेकिन अब मंथली मैंने स्टार्ट कर दिया है, और जीके टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज भी क्लासेस अब आपको देखने को मिल रही है। तो अभी अब लगभग ऑलमोस्ट फॉर्म का सब हो गया है, अब इसमें क्लासेस बैक टू बैक आपको मिलेंगी, बस आपको मस्त रिवीजन करना है और पढ़ना है। और साथ में लास्ट में हम लोग इसमें 50+ टेस्ट सीरीज भी देंगे, और क्लास के सभी पीडीएफ और एक्स्ट्रा नोट्स आपको उसमें लगातार मिल, जो जो इंपॉर्टेंट होगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से वो इसमें मिलेगा, मैं आपको दूंगा, मेरा प्रॉमिस है, हर चीज दूंगा। मैं सब बनवा रहा हूँ, टेस्ट सीरीज बनवा रहा हूँ आप ही लोग के लिए, एकदम परीक्षा पैटर्न के हिसाब से, कि उसी हिसाब से आपके परीक्षा में आए। थोड़ा फंसे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, कितना मेहनत कर रहा हूँ, तो कुछ तो फायदा हो रहा है इसका। तो आपको ये देखिए आपका पेड कोर्स वाले सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।